61 विवरण। जैसे जैसे लुमियन अपने सामने बैठी महिला की बात सुनता गया, वैसे वैसे वह उससे सहमत होता गया। उसे इस बात का यकीन नहीं था कि उच्चतर स्तर पर क्या होगा। जिन कुछ बियॉन्ड प्राणियों से उसका सामना हुआ था, उनमें से भंवर के आकार की सूंड वाले प्राणी से उत्पन्न खतरा बंदूक लिए उस राक्षस से कहीं कम था। हालांकि वह एक बियॉन्डर बन गया था, जिससे उसकी करीबी लड़ाई की क्षमता और पर्यावरण का फायदा उठाने की क्षमता में काफी सुधार हुआ था, लेकिन समस्या मुख्य रूप से कॉन्ट्रैक्टी मॉन्स्टर के साथ थी। पहली बात तो यह थी कि इसमें पीछा करने की अपेक्षाकृत कमजोर क्षमता थी। दूसरी बात, इसमें लंबी दूरी के हमलों की कमी थी। तीसरी बात, इसकी अदृश्यता की क्षमता भी असाधारण नहीं थी। एक शिकारी के आसपास के वातावरण और सूक्ष्म निशानों पर पकड़ से यह पूरी तरह बेअसर हो जाती थी। इसके अलावा इसमें राक्षसों की आम समस्या थी। यह उच्च बुद्धि का नहीं था और शॉटगन मॉन्स्टर की तरह युद्ध कौशल में भी उतना निपुण नहीं था। यह आसानी से दुश्मन के जाल में फंस गया। इन सभी बातों को मिलाकर अंतिम परिणाम स्पष्ट था। लुमियन को कभी उम्मीद नहीं थी कि यह सीक्वेंस 7 के बराबर होगा। उसने इसकी तुलना शॉटगन मॉन्स्टर से बिल्कुल नहीं की, क्योंकि वह दोनों के बीच के विशाल अंतर को भली भांति जानता था। शॉटगन मॉन्स्टर एक बेहद शक्तिशाली प्राणी था, जबकि मुख छिद्र वाला मॉन्स्टर कमजोर था। क्षमता, बुद्धिमत्ता, तैयारी, तात्कालिक उपाय, पर्यावरणीय कारक, युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने वाले अनगिनत कारक हैं। लुमियन ने मन ही मन निष्कर्ष निकाला और कम उम्मीद के साथ पूछा, क्या मैं सीधे कॉन्ट्रैक्टी की शक्तियों के लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? महिला खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये खुदकुशी करने का अच्छा तरीका है। उसने सहज भाव से समझाया, सैद्धांतिक रूप से ये संभव है। आखिरकार तुम्हारे शरीर में समाहित शक्ति केवल सीक्वेंस 7 के समकक्ष तक ही सीमित नहीं है। लेकिन क्या तुम्हारा शरीर इतने बड़े वरदान या कहें, इतने बड़े भ्रष्टाचार को सहन कर पाएगा? अगर तुम्हें राक्षस बनने, उस अस्तित्व की कठपुतली बनने, या किसी अन्य प्राणी में रूपांतरित होने से कोई आपत्ति नहीं है, तो आगे बढ़ो। छी, फिर मुझे तुम्हें अपनी बहन की बलि देते हुए देखने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। उस महिला के शब्दों से लुमियन के रोंगटे खड़े हो गए और उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, यह महसूस करते हुए कि वह अपने वर्तमान स्तर से आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने सावधानी से पूछा, तो इस समय मुझे मिलने वाला सबसे बड़ा वरदान एक नर्तकी है? हाँ, इसीलिए मैंने तुम्हारे बियॉन्डर बनने और इसके कुछ अंश को आत्मसात करने का इंतजार किया, फिर तुम्हें इसके बारे में बताया। महिला ने अपने हरे तरल का एक और घूंट लेते हुए समझाया। जब तुम्हारा मन, आध्यात्मिकता और शरीर पर्याप्त रूप से बेहतर हो जाएंगे, तभी तुम्हें इस वरदान से जुड़े भ्रष्टाचार का प्रतिरोध करने का मौका मिलेगा। तब तुम धीरे धीरे इस शक्ति को नियंत्रित कर पाओगे। जैसे जैसे आपकी आत्मा, आपका शरीर और आपका हृदय एवं मन मजबूत होता जाता है, और आपका शरीर वरदान की शक्ति से होने वाले सूक्ष्म परिवर्तनों के अनुकूल हो जाता है, तब आप भिक्षु बनने पर विचार कर सकते हैं। ल्यूमियन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात रहस्यमय नृत्य सीखना था। कांटे के प्रतीक की अपूर्ण सक्रियता शुरू करने से स्वप्न खंडहरों का पता लगाने की उसकी क्षमता में काफी सुधार होगा। इसलिए उसने हल्के से सिर हिलाया। अब वह भिक्षु और संविदाकर्ता के बारे में नहीं सोच रहा था। मुझे प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? वह द्वैत अनुष्ठान सीख चुका था, लेकिन उसे अभी भी लक्ष्य का सम्मानजनक नाम, क्षेत्र और संबंधित सामग्री नहीं पता थी। अहम, महिला ने खांसते हुए कहा। फिर उसने गंभीरता से कहा, जो मैं कहने जा रही हूँ, वह मेरे मुंह से निकल कर तुम्हारे कानों तक पहुंचेगा। तुम्हें किसी को नहीं बताना, वरना तुम उन्हें नुकसान पहुंचाओगे। मेरे मुंह से निकलकर तुम्हारे कानों तक पहुंचे। ये वाक्य और को लिखना बहुत पसंद है। क्या इस महिला ने उसका कोई उपन्यास पढ़ा है? लुमियन ने सोचा। मैं समझता हूँ। उसने एक पल सोचा और पूछा, क्या इसे सुनने से कुछ गलत हो जाएगा? उस महिला ने सौंफ युक्त एपसिंथे का एक घूंट लिया और मुस्कुराई। आपको ये भ्रम कब हुआ कि आप में कोई कमी नहीं है? लुमियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, फिर उसने अपनी बाईं छाती की ओर देखा। उस महिला ने उपहास उड़ाया। आप उन व्यक्तियों के समूह से संबंधित हैं जो भ्रष्ट होने की कगार पर हैं। सौभाग्य से उस महान सत्ता द्वारा छोड़ी गई छाप सक्रिय हो गई, और उससे संबंधित शक्ति आप पर अवतरित हुई, जिससे भ्रष्टाचार का स्रोत समाप्त हो गया और संतुलन स्थापित हो गया। इसके बाद आप मुहर के भीतर छिपी शक्ति का सामना करने और उससे संबंधित आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने हेतु एक अनुष्ठान करेंगे।
यह एक प्रकार से भ्रष्टाचार के एक निश्चित स्तर का सक्रिय रूप से विरोध करने के समान है। तो फिर आपको सुनी सुनाई छोटी मोटी बातों से डरने की क्या जरूरत है? जितना ज्यादा मैं सुनता हूँ, उतना ही मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी समस्या है। लुमियन को ज्यादा भरोसा नहीं था। उस महिला ने सिर हिलाया और मुस्कुराई। चिंता मत करो, जब मैं संबंधित शब्द प्रकट करूंगा, तो मैं तुम्हें पर्याप्त रूप से गुप्त वातावरण और सुरक्षित सुरक्षा प्रदान करूंगा। भविष्य में अनुष्ठान को खंडहरों में करना सबसे अच्छा होगा, जहां धूसर कोहरा छाया रहता है और एक महान सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। इससे उस सत्ता का ध्यान सीधे आकर्षित नहीं होगा। इसके अलावा अनुष्ठान से पहले हर खंड और विवरण को आपस में मिला दें। उन्हें जोड़ने और उनका पूरी तरह से विश्लेषण करने का प्रयास न करें। अन्यथा, उफ, वह खिलखिलाकर हंस पड़ी और उसने परिणाम के बारे में विस्तार से नहीं बताया, लेकिन लुमियन कल्पना कर सकता था कि क्या होगा। ये देखकर कि उसने आगे कोई पूछताछ नहीं की, महिला ने हल्के से सिर हिलाया। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग अनिवार्यता की शक्ति है। इसका उपयोग करना ही पर्याप्त है। यह आपके काले कांटे के प्रतीक से मेल खाता है। उस प्राणी का पूरा नाम अभी आप नहीं समझ सकते। मुझे भी उस पर विचार करने से पहले कुछ गोपनीयता बरतनी होगी। किसी कारणवश लुमियन को अपने आसपास की रोशनी थोड़ी कम होती हुई महसूस हुई, लेकिन वह निश्चित नहीं था। उस क्षण महिला ने अपने चेहरे के भावों को नियंत्रित करते हुए गंभीरता से कहा, दूसरा भाग यह है। आप ही अतीत हैं, वर्तमान हैं और भविष्य हैं। आप ही कारण हैं, आप ही परिणाम हैं, और आप ही प्रक्रिया हैं। जैसे ही उस महिला ने हर शब्द को सटीकता से उच्चारित किया, लुमियन को लगा जैसे उसकी इंद्रियां चकरा रही हों। उसे एहसास हुआ कि अंधेरी हवा का एक भंवर उसे घेर रहा है। जिस मेज पर उसका एब्सिंथे सौंफ रखा था, वह मानो अपने आप में एक जीवन शक्ति से ओतप्रोत होकर मचल रही थी। अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। एक वयस्क की तर्जनी उंगली जितना लंबा एक काला कीड़ा लकड़ी के तख्ते से बाहर निकला, और तुरंत ही एक अशुभ आभा फैल गई। इससे पहले कि ल्यूमियन उस कीड़े की विशेषताओं को देख पाता, उसके सामने बैठी महिला ने हरे तरल से भरा अपना कप नीचे किया और उसे उस विकृत प्राणी पर पटक दिया, जिससे वह एक गूदेदार टुकड़े में बदल गया। इसके बाद महिला ने एक पैटर्न वाला नैपकिन निकाला, गिलास के निचले हिस्से को साफ किया और उसमें कीड़े के अवशेषों को लपेट दिया। उसने सौंफ के मिश्रण से बने एब्सिंथे का एक और घूंट लिया, मानो कुछ अप्रिय हुआ ही न हो, और जोर देकर कहा, याद रखना, पहले और दूसरे भाग का पाठ प्राचीन हर्मेस भाषा में करना होगा। जोतुन, ड्रैगनीज और एल्विश भाषाएं भी स्वीकार्य हैं। जिस प्रकार स्वयं की पूजा करने की रस्म में आरंभिक मैं हर्मेस में नहीं हो सकता। लुमियन ने अपनी समझ दर्शाने के लिए सिर हिलाया। हालांकि वह हमेशा से साहसी रहा था, लेकिन बातचीत के दौरान घटित हो रही अजीबोगरीब घटनाओं को देखकर वह थोड़ा असहज और बेचैन महसूस करने लगा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उस रहस्यमयी महिला ने ऐसा व्यवहार किया मानो उसने भोजन में कुछ अशुद्धियां ही पाई हों। उसने आगे कहा, तीसरा भाग हर्मेस भाषा में बोला जा सकता है। पाठ इस प्रकार है, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपकी कृपा की याचना करता हूँ, डॉट डॉट डॉट, मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे नर्तक की शक्ति प्रदान करें। याद रखें, ये तीनों वाक्य प्रगतिशील हैं। इन शब्दों से पर्यावरण में कोई नया बदलाव नहीं आया। ल्यूमियन की बेचैनी और भय का कारण बनने वाली विसंगतियां धीरे धीरे कम हो गईं। ल्यूमियन ने उन्हें पूरी लगन से याद कर लिया और किसी भी संभावित समस्या से बचने के लिए महिला के निर्देशों का पालन करते हुए शब्दों को उलट-पुलट कर लिख दिया। महिला ने बचे हुए एब्सिंथे सौंफ का बड़े चाव से आनंद लिया। अनुष्ठान का शेष भाग सामान्य अनुष्ठानिक जादू के समान है। इसके लिए आवश्यक सामग्रियां हैं, धूसर अंबर, ट्यूलिप, लौंग और हिरन की कस्तूरी। इनमें से कोई दो चुनकर मोमबत्तियां बनाएं। शेष दो का उपयोग अनुष्ठान के दौरान जड़ी बूटियों, आवश्यक तेल और अर्क के रूप में किया जा सकता है। ल्यूमियन ने अपने माथे पर शिकन डालते हुए उस द्वैतवादी अनुष्ठान को याद किया जो उसने सीखा था। देवता का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थान पर देवता से संबंधित कोई वस्तु होनी चाहिए, लेकिन मेरा कांटे का चिन्ह मेरी छाती पर है। मैं इसे उतार नहीं सकता, है ना? इसके अलावा मुझे संदेह है कि अगर मैं इसे उतार भी दूं तो यह उपयोगी होगा। वह शक्ति उसके हृदय और आत्मिक शरीर में समाहित थी। महिला ने हल्के से सिर हिलाया। डॉट डॉट डॉट, क्या मैंने तुम्हें मोमबत्तियां बनाने के लिए नहीं कहा था?
मोमबत्ती बनाते समय अपनी छाती से 5 मिलीलीटर खून लें। इससे कम या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी स्थिति में इसे सामग्री में मिला दें और इसे मोमबत्ती का हिस्सा बनने दें। इस अनुष्ठान में मोमबत्ती को देवता के स्थान पर रखा जाता है। केवल एक ही मोमबत्ती होती है। आपके रक्त के कारण प्राचीन हर्मीस द्वारा मोमबत्ती को जागृत किया जाता है। प्रतीक बनने के बाद ये सीधे आपकी ओर इंगित करेगी। फिर आगे के विवरण के साथ यह आपके भीतर निहित शक्ति को एक निश्चित सीमा तक सक्रिय कर देगी। ये द्वैतवादी अनुष्ठान का एक विशेष रूप लगता है। और ने यह नहीं बताया था कि इसे इस तरह से किया जा सकता है, इसलिए इसके बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते। लुमियन ने कुछ देर सोचा और पूछा, क्या मैं धूसर एम्बर वाला इत्र इस्तेमाल कर सकती हूँ? उसे याद आया कि उसकी बहन के पास ये था और वह धूसर एम्बर को एम्बरग्रीस कहना पसंद करती थी। महिला ने सिर हिलाया। हाँ, इसे एसेंशियल ऑयल की तरह इस्तेमाल करें। उस स्थिति में मेरे पास धूसर एम्बर है। मेरे घर में कुछ लोग भी हैं। लुमियन सोचने लगा कि उसे ट्यूलिप और हिरन की कस्तूरी कहाँ से मिल सकती है। बहुत विचार विमर्श के बाद वह केवल 3 संभावनाओं पर ही विचार कर सका। पहली बात तो यह है कि औरोर, जो एक जादूगरनी है, ने शायद आवश्यक सामग्री पहले से ही तैयार कर ली हो। दूसरी बात यह है कि सामग्री प्रशासक के निवास पर मिल सकती है। तीसरी बात यह है कि पादरी का घर भी एक संभावित स्रोत हो सकता है। ल्यूमियन ने अपनी बहन को अनुष्ठान के बारे में बताने और निर्देशों को अलग अलग शब्दों में समझाने का फैसला किया। उसने उससे संबंधित प्राचीन हेरमेस और हेरमेस शब्द सीखने और सामग्री की उपलब्धता के बारे में पूछताछ करने की योजना बनाई। अगर उसके पास वे चीजें नहीं होती, तो वह अन्य विकल्पों पर विचार करता। जैसे ही वह महिला जाने वाली थी, लुमियन ने जल्दबाजी में पूछा, वह कौन सी छिपकली थी जो पादरी के मुंह से बाहर निकली थी? उस महिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं आपको ये समझा नहीं सकती। ल्यूमियन ने खुद को संयमित रखने की कोशिश की और सोचा, क्यों न सीधे सीधे कह दिया जाए कि तुम मुझे बताना नहीं चाहते। महिला के जाने के बाद लुमियन ने अपने साथ लाए कलम और कागज को उठाया और अनुष्ठान संबंधी निर्देशों को अव्यवस्थित ढंग से लिख लिया। फिर उसने उन्हें सही क्रम में क्रमांकित किया। अल्पविराम। ओल्ड टेवन से निकलने के बाद लुमियन ने तीनों विदेशियों की तलाश में पूरे गांव की छानबीन की। थोड़ी ही देर में उसे एक हल्की सी झनकार सुनाई दी। लुमियन के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने अपनी चाल तेज कर दी। जैसा कि उम्मीद थी, लिया ने अपने घूंघट और बूटों पर 2 घंटियां पहनी हुई थी, रयान ने गहरे रंग की बॉलर हैट पहनी हुई थी और वैलेंटाइन ने अपने सिर पर पाउडर छिड़का हुआ था। लुमियन को अपनी बाहें फैलाकर यह कहने की तीव्र इच्छा हुई, मेरी पत्ता गोभी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। लेकिन उसे तुरंत याद आया कि उसने इस चक्र में विदेशियों के साथ कोई बातचीत नहीं की थी। उसने अपने चेहरे को अधिक गंभीर दिखाने के लिए मसला और रयान और अन्य लोगों की ओर कदम बढ़ाया। उनके पास से गुजरते हुए उसने अपनी आवाज धीमी कर ली और कहा, मैं जानता हूं कि आप किसे ढूंढ रहे हैं। रायन, ली और वैलेंटाइन उसे हैरानी से देखते रह गए। लुमियन रुका नहीं, वह आगे बढ़ता रहा। तीनों विदेशियों ने एक दूसरे की ओर देखा, अपने अजीब भावों को दबाया और लुमियन के पीछे ऐसे चल दिए जैसे कुछ हुआ ही न हो। 62 दिनांक। लुमियन अपने घर से थोड़ी दूरी पर जंगल के किनारे पर रुका और लिया और अन्य लोगों की ओर पीछे मुड़कर देखा। ये स्थान काफी सुनसान था, यहाँ से कोई ग्रामीण नहीं गुजरता था। जंगल में आबादी बहुत कम थी, इसलिए आसपास छिपे किसी भी व्यक्ति को आसानी से देखा जा सकता था। जैसे जैसे खनकने की आवाजें नजदीक आती गईं, लिया ने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको कैसे पता चला कि हम किसी को ढूंढ रहे हैं? लुमियन चुप रहा। उसने अपने साथ लाई हुई जरूरी चीज निकाली, घर से लाई गई नीली किताब। उसने उस वस्तु को उठाया और रयान और अन्य लोगों को वे पन्ने दिखाए जिनमें से कुछ शब्द काट दिए गए थे। बिना किसी झिझक के रयान ने सिर हिलाया और कहा, तो आपने मदद के लिए पत्र लिखा था। उन्होंने कौडू में सहायता पत्र का कभी जिक्र नहीं किया था और न ही इस बात का विस्तार से उल्लेख किया था कि पत्र को एक नीली किताब से काटे गए शब्दों से संकलित किया गया था। जब तक दूसरे पक्ष के पास बिगौरे के रूप में कोई प्रमुख मुखबिर न हो, तब तक ये पत्र लिखने वाला ही होना चाहिए था। लिया ने सहज रूप से चारों ओर देखा। उसके सिर के ऊपर घूंघट से लटकती हुई 2 छोटी चांदी की घंटियां अजीब तरह से कोई आवाज नहीं कर रही थी। वैलेंटाइन अभी पूछने ही वाला था कि उसके आसपास के लोगों में क्या अजीब बात है, तभी रयान ने हैरानी से पूछा,
आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि हम उस पत्र की वजह से ही यहाँ हैं? तुमने खुद ही बताया था। लुमियन मुस्कुराया। कोडू में वैसे भी बहुत कम विदेशी आते हैं, और उनमें से भी बहुत कम ऐसे होते हैं जो ऊन, पनीर और मेमने नहीं खरीदते और केवल गांव में घूमकर लोगों से बातचीत करते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने बस आपको यह नीली किताब दिखाई। लिया को अचानक एहसास हुआ और वह हंस पड़ी। तो ये सिर्फ एक परीक्षण है। ये तो बहुत बढ़िया विचार है। जो लोग इस पत्र के बारे में नहीं जानते, वे आपके इरादे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए उन्हें ज्यादा शक नहीं होगा। ज्यादा से ज्यादा वे सोचेंगे कि ये कोई मजाक है और आप कौडू की शरारतों के बादशाह हैं। रयान ने हल्के से सिर हिलाया। देखने में तो ये बात सीधी सादी लगती थी, लेकिन इससे पता चलता था कि तीनों ने पिछले कुछ दिनों में कौडू में हुई बातचीत से कुछ न कुछ जानकारी जुटा ली थी। कम से कम उन्होंने गांव के कुछ प्रमुख लोगों की पहचान कर ली थी और उनके खिलाफ उचित कदम उठा लिए थे। लुमियन ने तुरंत एक शरारती मुस्कान बिखेरी। क्या तुमने इस पर विश्वास किया? क्या तुमने सचमुच इस पर विश्वास किया? रायन और बाकी लोगों की हैरानी देखकर उसने कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। असली वजह मैं बाद में बताऊंगा। लिया ने अपने दांत पीस लिए। कौडू की शरारती राजा से यही उम्मीद थी। क्या आपको डर नहीं है कि हम आपकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे? आप चाहें तो इस पर विश्वास न करें, लुमियन ने उदासीन भाव से कहा, या आप स्वयं इसकी पुष्टि कर सकते हैं। वैलेंटाइन, जो स्पष्ट रूप से असंतुष्ट था, ने चिंता से पूछा, अपने पत्र में आपने उल्लेख किया है कि आपके आसपास के लोग अजीब होते जा रहे हैं। उनमें ऐसा क्या अजीब है? लुमियन ने हैरानी जताई और अपनी उंगलियां चटकाईं। बहुत कुछ है। सटीक कहें तो एक पादरी जो एक दुष्ट देवता में विश्वास करता है, चरवाहा प्यारे बेरी जो लोगों को भेड़ों में बदलकर उन्हें कोडू वापस ले जाता है, मैडम पॉलिस एक राक्षस द्वारा खींची गई गाड़ी में जंगल से होकर गुजरती हैं। जब उप पादरी सोता है, तो उसके मुंह से एक पारदर्शी छिपकली जैसा प्राणी बाहर निकलता है। नारोका स्पष्ट रूप से मरी नहीं है, लेकिन वह पर मिटा जाना चाहती है। प्रशासक के पुरुष बटलर लुई लुंड ने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। जादूगरों की कहानियों का उल्लू समय समय पर गांव लौट आता है। जैसे जैसे रयान, ली और वैलेंटाइन सुनते गए, उनका आश्चर्य बढ़ता गया। वे इस बात पर विश्वास नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें लगा कि उनके सामने बैठा बच्चा इतनी सारी बेतुकी कहानियां गढ़ नहीं सकता। वे सभी अनुभवी आधिकारिक जांचकर्ता थे जिन्होंने बियॉन्डर से जुड़ी कई घटनाओं को संभाला था, जिनमें से कई में दुष्ट देवता और रहस्यमयी कलाएं शामिल थीं। हालांकि जो वे अब सुन रहे थे, वह उतना हास्यास्पद या अतिरंजित नहीं था। केवल दुष्ट देवताओं में विश्वास करने वाले पादरी की बात ही सामान्य लग रही थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पहले जिन घटनाओं को संभाला था, उनमें से अधिकांश स्वतंत्र रूप से घटित हुई थी। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घटनाएं एक साथ घटित होती थीं। इसके अलावा वे आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थीं, लेकिन कौडू में बहुत सारी भयावह असामान्यताएं थीं। ये कैसी जगह है? लगभग तुरंत ही लिया, रयान और वैलेंटाइन के मन में भी इसी तरह के विचार उमड़ पड़े। उन्हें संदेह हुआ कि वे अनजाने में पौराणिक रसातल या नरक में प्रवेश कर चुके हैं। जब लुमियन रुका, तो लिया ने पूछे बिना नहीं रह सकी, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? क्या इस गांव में कोई सामान्य व्यक्ति था? लुमियन मुस्कुराया। मैंने अभी बोलना समाप्त नहीं किया है। एक और असामान्यता है। ये तीसरी या चौथी बार है जब मैंने आपसे इस तरह की किसी बात पर चर्चा की है। रयान, ली, वैलेंटाइन, मेरी पत्ता गोभी। रायन, ली और वैलेंटाइन को इस बात पर हैरानी नहीं हुई कि लुमियन उनके नाम जानता था। गांव में बातचीत के दौरान ऐसा होना तय था। वे वाक्य के पहले भाग को देखकर और भी अधिक आश्चर्यचकित और असमंजस में पड़ गए। तुम्हारा क्या मतलब है? वैलेंटाइन ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मेरा मतलब यह है कि हम पिछले कुछ दिनों से बार बार यही अनुभव कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम समय के एक चक्र में फंस गए हैं। लुमियन ने तीनों विदेशियों को अनुमान लगाने का मौका नहीं दिया और एक मानक उत्तर दिया। रायन और अन्य लोगों के सवाल पूछने का इंतजार किए बिना, उसने संक्षेप में उन घटनाओं का जिक्र किया जो उन्होंने साथ में अनुभव की थी और अंत में कहा, ध्यान से सोचो। क्या वाकई 29 मार्च को ही तुम गांव में दाखिल हुए थे? लिया और बाकी लोगों ने खूब दिमाग खपाया। 10 सेकंड से अधिक समय बीतने के बाद वैलेंटाइन के चेहरे पर पीड़ा के भाव प्रकट हुए। समय का मेरा बोध धुंधला है।
मुझे पिछले 2 महीनों की सही तारीख याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है कि रवाना होने से पहले मैंने अपने सबसे छोटे बेटे का जन्मदिन मनाया था। उसका जन्मदिन। वैलेंटाइन ने अपना सिर उठाया और हैरानी से बोला, 10 अप्रैल। दूसरे शब्दों में, अब वास्तविक तिथि अप्रैल के मध्य से अंत तक है। देखने से तो यही लगता है कि मेरी यादें मिटने से पहले मैंने जितने चक्र पूरे किए, उनकी संख्या 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। एक बार से ज्यादा भी नहीं। हाँ, वह पहला चक्र था। चक्र शुरू भी नहीं हुआ था, इसलिए मैं नदी की मदद के बिना पत्र भेज सका। जब चक्र पूरा हुआ और समय पीछे चला गया, तो संबंधित यादें वापस आ गईं, लेकिन सीमा से बाहर की भौतिक वस्तुएं वापस नहीं आ सकी। लुमियन के पास पत्र के बारे में एक नया सिद्धांत था। उसने हल्के से सिर हिलाया और रयान और ली से कहा, आप बाहरी दुनिया से भी संपर्क कर सकते हैं और इस तरह से वर्तमान तिथि प्राप्त कर सकते हैं जिससे किसी को कोई संदेह न हो। जब समय आएगा, तब तुम मेरी बात मानोगे। जी हाँ, जी हाँ। टेलीग्राम भेजो। वैलेंटाइन अपनी तंद्रा से बाहर आया। ऊपरी अधिकारियों से मदद मांगो। लुमियन ने उसे ऐसे देखा मानो वह मूर्ख हो। मदद के लिए पूछना। इस तरह के विचित्र समय चक्र का सामना करते हुए, आप अधिकारी आमतौर पर क्या करते हैं? रायन कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, भ्रष्टाचार को फैलने से रोकने के लिए इसे सीधे जड़ से खत्म कर देना चाहिए। इसलिए, अब मदद मांगना आत्महत्या के समान है। लुमियन मुस्कुराया और कंधे उचका दिए। वैलेंटाइन ने जोश से जवाब दिया, नियमों के अनुसार, हमें जल्द से जल्द रिपोर्ट देनी होगी। मैं इसके लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार हूँ। लुमियन स्तब्ध रह गया। क्या ऐसे लोग भी होते हैं? नहीं, मुझे इस आदमी से तुरंत छुटकारा पाना होगा, वरना हम सब एक साथ मर जाएंगे। सौभाग्यवश, लिया और रयान को स्पष्ट रूप से विश्वास था कि उन्हें अभी भी बचाया जा सकता है। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। रायन ने वैलेंटाइन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, शांत रहो। हमें अभी भी नहीं पता कि क्या हो रहा है। शायद कोई बेहतर समाधान हो। अगर हम वाकई खुद को नहीं बचा सकते, तो हम इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को देंगे। बिल्कुल सही, लुमियन ने जल्दी से कहा। उसने अपनी खोजों और अटकलों का ब्यौरा दिया, लेकिन छाती पर बने चिन्ह, स्वप्न के खंडहर, रहस्यमयी महिला और घुंघराले बालों वाले बबून अनुसंधान समाज का जिक्र नहीं किया। अंत में उसने कहा, समस्या का हल संभवतः 12वीं रात को मिलेगा। हमें तब तक जीवित रहना होगा। तभी हम अगले चक्र में इस मुद्दे को सही मायने में सुलझा पाएंगे। ये देखकर कि उसने इतनी सारी बातें बता दी थी और वे उन सभी की पुष्टि कर सकते थे, रयान और बाकी लोग उस पर पूरी तरह विश्वास करने को तैयार थे। वैलेंटाइन शांत हुआ और उसे अपनी पत्नी और बच्चों की याद आ गई। लिया ने गहरी सांस ली। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आप हमें जानते हैं और यह भी जानते हैं कि हम किसी की तलाश कर रहे हैं। पता चला कि वे पिछले चक्र में एक दूसरे से संवाद कर चुके थे। उसने अनजाने में अपने सिर के ऊपर लगी चांदी की घंटी को छुआ, मानो वह कोई भविष्यवाणी करना चाहती हो, लेकिन जब उसे लुमियन द्वारा वर्णित असामान्यताओं की याद आई तो वह रुक गई। वह किसी ऐसी भविष्यवाणी के कारण भड़कना नहीं चाहती थी जो वास्तविक जांच शुरू होने से पहले नहीं की जानी चाहिए थी। रायन ने एक पल सोचा और लुमियन से कहा, तुम हमें यह इसलिए बता रहे हो क्योंकि तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे और तुम्हारी बहन के साथ सहयोग करें। बहुत समझदार हो, मेरे गो भी। लुमियन हंसा और गंभीरता से बोला, पहले बाहरी दुनिया को तार भेजो और कहो कि तुम्हारी जांच में कुछ प्रगति हुई है। पादरी को कोई समस्या लग रही है। फिर पता लगाओ कि मुंह से रेंगने वाली छिपकली जैसी चीज क्या है। सभी असामान्यताओं में से इसके विनाशकारी विस्फोट होने की संभावना सबसे कम है। हाँ, सही है। असली तारीख की पुष्टि कर लेना और इसे सावधानी से करना। बाहर किसी को भी शक नहीं होने देना। दूसरा, मेरी बहन आज दोपहर मैडम पॉलिस को मेरे घर पर दोपहर की चाय के लिए आमंत्रित करेगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ प्रशासक के बंगले में चुपके से घुसकर तलाशी ले सकते हैं। भविष्य की बात करें तो यह आज हमें प्राप्त होने वाली जानकारी पर निर्भर करता है। रायन, ली और वैलेंटाइन ने एक दूसरे की तरफ देखा और महसूस किया कि लुमियन का अनुरोध बहुत अनुचित नहीं था। वे यही करते। वे चारों गांव के चौक पर पहुंचे। रयान बाहरी दुनिया से संपर्क साधने के लिए तार लगाने चला गया, जबकि ली, वैलेंटाइन और लुमियन बाहर एल्म के पेड़ के नीचे इंतजार करने लगे। शांत होने के बाद
लिया ने लुमियन की ओर देखा और उत्सुकता से पूछा, तुम एक बियॉन्डर हो और तुम्हारी बहन भी? हाँ, लुमियन ने इसे छुपाया नहीं। लिया हंस पड़ी। क्या तुम्हें हमसे गिरफ्तार होने का डर नहीं है? हम दोनों एक ही नाव में सवार हैं। जब नाव डूबने वाली हो तो हम एक दूसरे की मदद ही कर सकते हैं। लुमियन ने कंधे उचकाते हुए कहा, भविष्य की बात बाद में करेंगे। अभी यह कहना मुश्किल है कि हम इस चक्र से निकल पाएंगे या नहीं। ये सच है। लिया ने अपना सिर घुमाया और वैलेंटाइन की ओर देखा। उसने इस विषय को इसलिए उठाया ताकि उसका साथी इसे समझ सके और कोई मूर्खतापूर्ण काम न करे। वैलेंटाइन के चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला और उसने हल्के से सिर हिलाकर सहमति दी। इसके बाद लिया ने किसी ऐसी चीज के बारे में पूछा जिसके बारे में वह ज्यादा चिंतित थी। आप अतीत की यादों को क्यों नहीं सहेज सकते? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। लुमियन हंस पड़ा। लिया के जवाब का इंतजार किए बिना उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, मैं तो बस मजाक कर रहा था। असल में मुझे भी पक्का पता नहीं है। मुझे किसी तरह अपनी यादें बची हुई हैं, और वो भी सिर्फ पिछले 2 चक्रों की। कुछ देर सोचने के बाद लिया ने कहा, उस समय जो हुआ था उसे याद करो। शायद ये बहुत महत्वपूर्ण है। लुमियन ने ईमानदारी से कहा, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया। शायद किसी चीज का सामना करने पर ही मुझे अचानक कुछ समझ आ जाए। लिया स्थिति का विश्लेषण करने में मदद करने ही वाली थी कि तभी रयान, जिसे जवाब मिल चुका था, प्रशासनिक भवन से बाहर निकल गया। 63 चौंकाने वाली खबरें। लिया और वैलेंटाइन ने एक साथ रयान से पूछा, ये कैसा है? हालांकि वे पहले ही लुमियन की बातों पर विश्वास कर चुके थे, फिर भी लोगों के लिए भाग्य की उम्मीद रखना स्वाभाविक था। उन्हें अब भी उम्मीद थी कि शायद समस्या इतनी गंभीर नहीं थी क्योंकि बच्चा इतना जानकार नहीं था कि बात को बढ़ा चढ़ाकर बताए। रायन ने चारों ओर देखा और पाया कि एल्म के पेड़ के आसपास कोई और नहीं था। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं सीधे पूछने से डर रहा था। मुझे बस इतना पता है कि असली तारीख अप्रैल के अंत में है। मुझे सटीक तारीख नहीं पता। लिया और वैलेंटाइन चुप हो गए। वे सचमुच एक अजीब समय के चक्र में फंस गए थे। विभिन्न फाइलों और सूचनाओं को देखते हुए, ये निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसका सामना या जिससे निपटना उन तीनों को करना चाहिए था। वे अनुभवी बियॉन्डर थे जिन्होंने बियॉन्डर से जुड़ी कई घटनाओं को संभाला था। लेकिन ये पहली बार था जब उन्हें इतनी गंभीर और असामान्य स्थिति का सामना करना पड़ा था। लिया ने लुमियन की ओर देखे बिना नहीं रह सकी। कोडू कैसी जगह है? हर जगह असामान्यताएं थीं, और हर एक पिछली से कहीं अधिक गंभीर थी। मुझे भी नहीं पता। लुमियन के चेहरे पर मासूमियत का भाव था। इस चक्र के शुरू होने से पहले ये जगह खूबसूरत थी और लोग सीधे सादे थे। हर कोई सामान्य और मेहमाननवाज था। उसने उन तीनों विदेशियों को यह नहीं बताया कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति भी असामान्यताओं में से एक था। रायन ने आह भरी और कहा, मैंने एक साथ इतनी सारी असामान्यताओं का सामना पहले कभी नहीं किया, और उनमें से हर एक गंभीर है। यह अब तक की सबसे खतरनाक स्थिति है जिसका मैंने सामना किया है। वैलेंटाइन ने भी यही बात दोहराई। ल्यूमियन पहले से ही इस बात से थोड़ा बेपरवाह था। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ये स्वाभाविक है कि तुमने पहले कभी इसका सामना नहीं किया है, क्योंकि जिन्होंने भी इसका सामना किया है, वे मर चुके हैं। लिया ने मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखा। अगर तुम कुछ अच्छा नहीं कह सकते, तो कुछ मत कहो। तुम्हारे जैसे लोग कहीं और बचपन से आगे नहीं बढ़ पाते। क्या वो बचपन में ही मारा गया? लुमियन ने खुद का मजाक उड़ाते हुए रयान से पूछा, क्या तुम्हें डिप्टी पादरी के बारे में कोई जवाब मिला? रायन ने सिर हिलाया। पिछले कुछ वर्षों में उत्तरी और दक्षिणी महाद्वीपों के विभिन्न स्थानों पर इसी तरह की किंवदंतियां सामने आई हैं। किंवदंती के अनुसार स्वर्ग ने पापी बौनों के एक समूह को धरती पर निर्वासित कर दिया था। वे केवल मानव शरीरों में ही निवास कर सकते हैं, इस आशा में कि वे अपने पापों का प्रायश्चित कर लेंगे और स्वर्ग लौटने से पहले क्षमा प्राप्त कर लेंगे। इस किंवदंती के कुछ संस्करणों में ये बौने पारदर्शी छिपकलियों के रूप में दिखाई देते हैं। हालांकि जिस एल्फ की मैं बात कर रहा हूँ, वह प्राचीन एल्फ जाति नहीं है। ये परियों और विभिन्न आत्माओं के मिश्रण के समान है। क्या हाल के वर्षों में फिर से ल्यूमियन को याद आया कि मैडम नाइट की किंवदंती हाल ही में सामने आई थी? इस दुनिया में क्या खराबी थी? उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, क्या उन्होंने ये बताया है कि यह किस देवता का स्वर्ग है? रायन ने अपना सिर हिलाया।
सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि हर वह व्यक्ति जो किसी बौने को देखने का दावा करता है, उसका मानना है कि वह उनके स्थानीय देवता के राज्य से आया है। स्थानीय देवता से तात्पर्य स्थानीय धर्म के रूढ़िवादी देवताओं से था। विभिन्न देवताओं के स्वर्ग। लुमियन ने नीले आकाश की ओर देखा। क्या वह छिपकली जैसी आकृति वाला बौना आकाश से आया था? हालांकि औरों के अनुसार आकाश के परे ब्रह्मांड स्थित था। प्रत्येक तारा एक दुनिया का प्रतिनिधित्व करता था। तो क्या ये अलौकिक प्राणी थे, या फिर वे रहस्यवाद से परे किसी सूक्ष्म जगत से आए थे? जैसे ही लुमियन के मन में विचारों की दौड़ शुरू हुई, उसने उत्सुकता से पूछा, किंवदंती के कुछ संस्करणों में ये बौने पारदर्शी छिपकलियों के रूप में दिखाई देते हैं। अन्य विवरणों के बारे में क्या? रायन ने एक बार फिर अपना सिर हिलाया। इतने कम समय में वे बस इतना ही पता लगा पाए हैं। अधिक जानकारी के लिए उन्हें मुख्यालय से संपर्क करना पड़ सकता है। लिया ने सोच विचार करने के बाद कहा, मैं परियों की किंवदंती से परिचित हूँ। एक बार मेरी मुलाकात लेनबर्ग के एक निवासी से हुई, जिसने बताया कि दक्षिण मध्य क्षेत्र के कई इलाकों में किसानों ने हाल के वर्षों में शरारती परियों के बारे में शिकायत की है। ये जीव, जिन्हें अल्पसेक के नाम से जाना जाता है, उनके घरों और खेतों में तोड़फोड़ करते हैं या उन पर शरारतें करते हैं। दक्षिण मध्य क्षेत्र से तात्पर्य उस क्षेत्र से था जहां लेनबर्ग, मासिन, सेगर और अन्य छोटे देश स्थित थे। इसमें इंटिस गणराज्य, लोइन साम्राज्य और फेयनापोटा साम्राज्य के कुछ क्षेत्र भी शामिल थे। इनमें से अधिकांश स्थल ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों, पहाड़ों, जंगलों और खंडहरों और किंवदंतियों से भरे इलाकों में स्थित थे। लुमियन ने ध्यान से सुना और निष्कर्ष निकाला, यह कोई अलग थलग घटना नहीं है। हर बौना अपनी अपनी तरह से मुसीबत खड़ी करता है, रयान ने सोचा। और इंसानी शरीरों में रहने वाली छिपकलियां शायद सबसे ज्यादा दुष्ट हैं। ये कहना मुश्किल है कि वे सबसे खतरनाक हैं या नहीं। कौडू में इतनी सारी असामान्यताओं को देखते हुए, परजीवी बौना कोई अकेली घटना नहीं होनी चाहिए। शायद कोई इसका इस्तेमाल उत्पादरी को नियंत्रित करने के लिए करना चाहता हो। बहुत ही स्पष्ट सोच। लुमियन ने काम खत्म करके घर लौट रहे ग्रामीणों को देखा और लिया और अन्य लोगों से कहा, शाम 3:30 बजे उस पहाड़ी के पीछे मुझसे मिलो जहां प्रशासक का महल है। क्या आप सुराग खोजने में मेरे साथ शामिल होंगे? बिल्कुल, रयान ने सहमति जताई। लेकिन लुमियन के जाने से पहले लिया ने उसे पुकार कर कहा, बस इतना ही। आपको हमें महल की स्थिति, वहां के निवासियों और मैडम पॉलिस की असामान्य स्थिति के बारे में जानकारी देनी चाहिए। बिना तैयारी के हम खोजबीन नहीं कर सकते। लुमियन मैडम पॉलिस के मामलों को याद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे मानना पड़ा कि लिया का अनुरोध उचित था। उसे असुविधा सहनी पड़ी और उन्हें पूरी कहानी बतानी पड़ी। रायन और बाकी लोग मानसिक रूप से तैयार थे, लेकिन कहानी सुनकर वे थोड़े सुस्त लग रहे थे। लिया की खिलखिलाती हंसी ने माहौल को खुशनुमा बना दिया। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हो सकता है भविष्य में मुझे भी ऐसा अनुभव हो। यह एक ऐसा अवसर है जो ज्यादातर पुरुषों को कभी नहीं मिलता। आपको इसका सदुपयोग करना चाहिए। हालांकि वैलेंटाइन ने उसके मजाक को नजरअंदाज कर दिया और ठंडे भाव से फुसफुसाते हुए कहा, इन सब को शुद्ध करने की जरूरत है, शुद्ध करने की। लुमियन वैलेंटाइन को उकसाना नहीं चाहता था और उसने अपना हाथ हिला दिया। दोपहर में मिलते हैं। कुछ कदम चलने के बाद लुमियन ने रयान की ओर मुड़कर सतर्कता से देखा और पूछा, क्या बर्ट्रैंड को आपके टेलीग्राम की सामग्री के बारे में कोई जानकारी थी? टेलीग्राफ की जिम्मेदारी बर्ट्रैंड के पास थी, और अगर उसे तारीख और परियों की कहानी के बारे में पता था, तो इसका मतलब था कि प्रशासक को भी पता था। और अगर प्रशासक को पता था, तो मैडम पॉलिस को भी पता होगा। चिंता मत करो, रयान ने आश्वस्त करते हुए कहा। हमारे पास एक गुप्त कोड है। वह इसे समझ नहीं पाएगा। तभी लुमियन ने राहत की सांस ली और गांव के चौक से निकलकर अपनी इमारत की ओर वापस चल दिया। कुछ दूर चलने पर उसने देखा कि अवालिजिया सफेद हंसों के झुंड को वापस घर ले जा रही थी। अरे, क्या ये हमारी स्प्रिंग एल्फ नहीं है? लुमियन ने लैंट उत्सव के खूनी और क्रूर दृश्यों को अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की और हमेशा की तरह मजाकिया अंदाज में एवा का अभिवादन किया। एवा थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। मुझे अभी तक चुना नहीं गया है। उनके चेहरे की मनमोहक विशेषताओं के कारण उनकी धूसर सफेद पोशाक कम देहाती लग रही थी। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, लुमियन ने मुस्कुराते हुए कहा। रीमुंड और मैं वोट जुटाने में आपकी मदद करेंगे। एवा हैरान दिखी। तुम्हें नहीं पता? मुझे क्या नहीं पता?
लुमियन का दिल एक पल के लिए रुक गया। क्या गांव में कुछ ऐसा घटित हुआ था जो ऐतिहासिक प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था? डॉट डॉट डॉट। एवा ने उसके चेहरे के भावों को देखा और उसे संदेह हुआ कि वह उसे चिढ़ा रहा है। कुछ सेकंड बाद लड़की ने चिंता से भौहें चढ़ाते हुए कहा, रेमुंड लापता है। आपको पता नहीं था? लुमियन इतना हैरान था कि वह हमेशा की तरह अपने चेहरे के भावों को छिपा नहीं सका। पिछले चक्र में वह और रेमुंड ग्रेग 30 मार्च के दूसरे दिन से लेकर 5 अप्रैल तक, यानी लैंट के दौरान लगभग हर दिन मिलते थे। उस समय उन्होंने नदी किनारे की रस्मों का पालन करते हुए अंतिम भेंट चढ़ाने वाले रेमुंड को उठाया और नदी में फेंक दिया। अतीत के अन्य लोगों की तरह रेमुंड भी तैरकर दूर चला गया और रस्म स्थल छोड़ने के बाद ही घर लौट सका। वह रात होने तक घर से बाहर नहीं निकला। इसके बाद के 2 चक्रों में लुमियन के पास करने के लिए बहुत कुछ था और उसके पास रेमुंड को खोजने का समय नहीं था। लेकिन अब अवा उसे बता रही थी कि रेमुंड आज लापता है। ऐसा तो पिछले चक्र में कभी हुआ ही नहीं था। ल्यूमियन के चेहरे के भाव देखकर एवा की नीली आंखों से भ्रम दूर हो गया। आपको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। हो सकता है कि आज रेमुंड के पिता आपसे ये पूछने आए कि रेमुंड कहाँ चला गया है। लुमियन ने अपने दिल में उठ रही उथल-पुथल को दबाते हुए पूछा, रेमुंड कब गायब हुआ? क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने उसे ढूंढने की ऐतिहासिक प्रक्रिया का पालन न करने के कारण कुछ घटित हुआ हो? 2 दिन पहले एवा ने याद करते हुए कहा जाता है कि वह 29 तारीख की दोपहर घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा। उसके परिवार ने सोचा कि वह ओल्ड टेवन में होगा या ग्रीन वॉचर्स के साथ बातचीत कर रहा होगा। उन्होंने कल रात ही उसकी तलाश शुरू की। उन्हें आज आपसे पूछना चाहिए। वह रुकी और उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। उन्हें शक है कि रेमुंड चुपके से भाग गया है क्योंकि वह भेड़ चराना नहीं सीखना चाहता। उन्हें लगता है कि मैंने उसे उकसाया था और वे बाद में मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। लुमियन को मोटे तौर पर समझ आ गया था कि क्या हुआ था। 29 तारीख की दोपहर ने उन्हें चक्र की शुरुआत की याद दिला दी। आखिरी 2 चक्र 29 तारीख की दोपहर को शुरू हुए थे। दूसरे शब्दों में कहें तो रेमुंड चक्र की शुरुआत से ही गायब हो गया था। इसका मतलब है कि शायद किसी ने जानबूझकर इतिहास की दिशा नहीं बदली क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी। तो फिर यह विसंगति और अंतर क्यों है? लुमियन गहरी सोच में डूब गया। एवा ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, क्या आपको पता है कि रेमुंड कहाँ गया है? मैंने उसे पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा है, लुमियन ने सच कहा। उसे शक होने लगा कि रेमुंड के गायब होने का संबंध उससे भी पिछले चक्र के दौरान नदी में फेंके जाने से हो सकता है। हालांकि इस वजह से रेमुंड के लिए कॉडू छोड़ना असंभव था। ऐसा करने से चक्र फिर से शुरू हो जाता। एवा को विदाई देने के बाद लुमियन ने खुद को शांत रखने की कोशिश की और घर लौट आया। उसे और किसी बात पर चर्चा करने की कोई इच्छा नहीं थी। सबसे पहले उसने रेमुंड के लापता होने की जानकारी औरोर को दी। औरोर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी भौहें सिकुड़ी और फुसफुसाते हुए कहा, अगर तुमने इसका जिक्र न किया होता तो मैं इस व्यक्ति के बारे में पूरी तरह से भूल गई होती। उसने एक साधारण गुलाबी लाल रंग की पोशाक पहनी और इधर उधर टहलने लगी। लुमियन संभावित कारणों पर विचार करने लगा। कुछ देर बाद औरोर ने अपने भाई को निहारते हुए गंभीरता से कहा, मुझे याद है कि लैंड वाटरसाइड अनुष्ठान का मुख्य उद्देश्य नदी द्वारा प्रतीकित जल स्रोत की अवधारणा को बलिदान अर्पित करना है। क्या यह संभव है कि रेमुंड, जिसे पानी में फेंका गया था, उसे भी बलिदान माना गया हो और किसी विशेष शक्ति द्वारा ले जाया गया हो? इसके बाद चूंकि कोई ठोस पुरस्कार नहीं मिला, इसलिए इस चक्र ने उनकी अनुपस्थिति को एक गुमशुदगी के रूप में चित्रित किया। लुमियन ने सिर हिलाया। इससे चक्र शुरू हो जाएगा। कोडू और आसपास के इलाकों से मनुष्यों के पलायन ने एक उत्प्रेरक के रूप में काम किया। औरोर ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या होगा अगर यह एक लाश के रूप में हो? 64 हथियार, एक शव के रूप में। ये सुनकर लुमियन का दिल बैठ गया। यदि बलिदान के कारण रेमुंड का शरीर लूप से बाहर निकल गया होता, तो वह लूप के माध्यम से पुनर्जीवित नहीं हो पाता। कॉडू में मौजूद असामान्यता दूर हो जाने के बाद वह वास्तव में मृत माना जाता, न कि केवल लापता। हालांकि लुमियन यह मानने को तैयार नहीं था कि रेमुंड जैसा मूर्ख लड़का उसका दोस्त है, फिर भी वे लगभग 5 साल से एक दूसरे को जानते थे। वे साथ खेलते थे, साथ में शरारतें करते थे और कई अनुभव साझा करते थे। फिर भी वह उसे अजनबी नहीं मान सकता था। अतीत को याद करते हुए
उसे एहसास हुआ कि औरोर के अलावा रेमुंड शायद वह व्यक्ति था जिसके साथ उसने सबसे अधिक बातचीत की थी। क्या औरोर अक्सर यह नहीं कहती थी कि मूर्ख ही भाग्यशाली होते हैं? ऐसा क्यों हो रहा है? लुमियन ने तुरंत जवाब दिया, भले ही वह लाश बन जाए, फिर भी उसकी आत्मा तो रहेगी। ये चक्र को फिर से शुरू कर देगी। औरोर ने धीरे से आह भरी। शायद बलिदान स्वीकार करने वाली सत्ता को आत्माओं में कोई दिलचस्पी नहीं है और वह केवल मांस और रक्त चाहती है। शायद वह चक्र को सक्रिय नहीं करना चाहती थी और रेमुंड की आत्मा के बजाय केवल मांस और रक्त चाहती थी, इसलिए उसने उसे कौडू में छोड़ दिया या सीधे ही उसे नष्ट कर दिया। उस स्थिति में रेमुंड का शव आध्यात्मिकता से रहित शुद्ध पदार्थ के समान था। ये रीबूट को ट्रिगर किए बिना लूप से बाहर निकल सकता था। अपनी बहन की प्रतिक्रिया सुनकर लुमियन के दिमाग में तुरंत यह बात फिर से घूमने लगी कि क्या हो सकता था। सबके पानी से बाहर निकलने के बाद रेमुंड और दूर तैरने लगा। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसके पैर पकड़ लिए, उसका मुंह ढक दिया और उसे नदी की गहराई में खींच ले गई, जहां वह डूब गया। उसके बाद उसकी आत्मा नदी की तलहटी में ही रह जाती या नष्ट हो जाती। उसका शव बहकर किसी अज्ञात स्थान पर पहुंच जाता और बलि का बकरा बन जाता। इस विचार से लुमियन को अचानक प्रेरणा मिली। चाहे रेमुंड की आत्मा पीछे रह गई हो या नष्ट हो गई हो, एक बार जब चक्र फिर से शुरू होगा, तो वह एक भूत के रूप में प्रकट होगा। तार्किक रूप से ये सही है। औरोर ने सोच समझकर सिर हिलाया। अंधेरा होने के बाद मैं एक मानसिक अनुष्ठान करूंगी और देखूंगी कि क्या मुझे रेमुंड की आत्मा मिल सकती है। हाँ, बेहतर होगा अगर हमारे पास कोई ऐसी चीज हो जिसका वह अक्सर माध्यम के रूप में उपयोग करता हो। लुमियन ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, दोपहर में महल घूमने के बाद मैं रेमुंड के घर जाऊंगी। वैसे भी उसके माता पिता मुझसे उसके बारे में पूछने के लिए मेरा इंतजार कर रहे हैं। जब समय आएगा तो अपने शिकारी कौशल और लुमियन की सतर्कता के बल पर उसके लिए रेमुंड द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तु को प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है। औरोर ने कोई आपत्ति नहीं जताई। लुमियन ने गहरी सांस ली और पूछा, औरोर, ओह ग्रांडे सोअ, क्या आप आत्माओं से संपर्क स्थापित करने में सक्षम हैं? एक रहस्यमय प्रार्थनाकर्ता होने के नाते मुझे कई विषयों का ज्ञान है, औरोर ने आत्मा अवमूल्यन करते हुए हल्के से हंसते हुए कहा। तीनों विदेशियों के साथ आपकी बातचीत कैसी रही? ल्यूमियन ने उस रहस्यमयी महिला के साथ हुई अपनी बातचीत और रयान, ली और वैलेंटाइन के साथ हुई अपनी चर्चा को संक्षेप में बताया, लेकिन उसने उस सत्ता की प्रार्थना का उल्लेख करने से परहेज किया। औरोर ने ध्यान से सुना और एक आह भरी। भ्रष्टाचार का सक्रिय रूप से विरोध करना खतरनाक है, लेकिन सपनों के खंडहरों का पता लगाने, उनके रहस्यों को उजागर करने और इस चक्र को तोड़ने की कुंजी खोजने का यही एकमात्र तरीका है। यह आपके लिए एक कठिन यात्रा होगी। इसमें इतनी बुरी बात क्या है? लुमियन ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा। मैं खुद को बचा रहा हूँ। औरोर ने हल्के से सिर हिलाया। आप मेरा ग्रे एम्बर परफ्यूम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे घर में बकाइन है, और मेरे पास हिरन की कस्तूरी और मोमबत्ती बनाने की सामग्री भी है। केवल ट्यूलिप ही बाहर से मंगवाने होंगे। मुझे याद है कि मैडम पॉलिस का एक बगीचा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसमें फूल खिले हैं या नहीं। ये खिल उठा है, लुमियन ने पूरे विश्वास के साथ पुष्टि की। पिछले चक्र के दौरान जब वह और गाड़ी उधार लेने के लिए महल गए, तो उन्होंने देखा कि बगीचे में कई फूल पहले ही खिल चुके थे, जो पहाड़ों में शुरुआती वसंत के लिए असामान्य था। औरोर ने संक्षिप्त रूप से सहमति व्यक्त की। खैर, आपको दोपहर में किले का भ्रमण अवश्य करना चाहिए। आप चाहें तो कुछ फूल भी तोड़ सकते हैं। क्या वह महिला आपके लिए उन वस्तुओं को स्वप्न खंडहरों में भेज देगी? हाँ, लुमियन ने अपने अनुमान पर पूरा भरोसा जताते हुए जवाब दिया। औरोर ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, आज दोपहर आपके जाने से पहले मैं आपको इंटीग्रिटी ब्रोच दे दूंगी। मैडम पॉलिस का महल बहुत गंदा है, और हो सकता है उसमें मरे हुए लोग शामिल हों। ये बहुत काम आ सकता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसे अपने पास रखो ताकि मैडम पॉलिस से खुद को बचा सको। लुमियन ने अपनी बहन की आपत्तियों का अनुमान लगाते हुए जोर देकर कहा। वैलेंटाइन शाश्वत धधकते सूर्य का कट्टर अनुयायी है। तुम्हारे अनुसार एक बियॉन्ड होने के नाते उसे सूर्य का मार्ग चुनना चाहिए था। वह इंटीग्रिटी ब्रोच से कहीं ज्यादा उपयोगी होता। पिछले कुछ वर्षों में औरोर के अवलोकनों के आधार पर शाश्वत प्रज्वलित सूर्य के कट्टर अनुयायी आमतौर पर सूर्य मार्ग का चयन करते हैं। ये बात भी तर्कसंगत थी।
शाश्वत प्रज्वलित सूर्य के अनुयायी, जिन्होंने सूर्य मार्ग को चुना, वे धीरे धीरे और अधिक कट्टरपंथी होते चले गए, जब तक कि उन्होंने शुरू से ही इस सच्चे ईश्वर में विश्वास नहीं किया था। ये सच है, और उन्हें स्वीकार किया। आप स्पिरिट विशन को सक्रिय करने का सबसे सरल तरीका सीख सकते हैं। इसके बाद दोपहर में थोड़ी देर आराम करें ताकि आपकी ऊर्जा पुनः प्राप्त हो जाए। मैं आज रात आपको अनुष्ठान के लिए आवश्यक प्राचीन हर्मेस मंत्र और हर्मेस शब्द सिखाऊंगी। अपनी बहन की बातें सुनकर लुमियन को अचानक वह बात याद आ गई जो वह अक्सर अपनी पांडुलिपियों को जल्दी जल्दी लिखते समय कहा करती थी, समय बहुत कम है और काम बहुत बड़ा है। अल्पविराम। दोपहर 3:20 बजे लुमियन प्रशासक के महल के ऊपर पहाड़ी पर खड़ा था। तभी उसने मैडम पुआलिस को अपनी दासी कैथी के साथ गांव की ओर आते देखा। मैडम पुआलिस ने एक बेहद खूबसूरत धूसर नीली पोशाक पहनी हुई थी, जिसमें हल्का सा रोएदारपन था, और उनके बाल एक सुंदर जूड़े में बंधे हुए थे। जैसे ही वे नजरों से ओझल हुए, लुमियन तेजी से पहाड़ी के पीछे की ओर भागा जहां रयान, ली और वैलेंटाइन पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वे अपने मूल कपड़ों में ही थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने आने वाली स्थिति के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। ल्यूमियन ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि वे निहत्थे थे और उसने पूछा, क्या आपके पास कोई हथियार नहीं है? रयान, जिसकी लंबाई 1.7 मीटर से थोड़ी ही अधिक थी, मुस्कुराया और जवाब दिया, मुझे अपने साथ हथियार रखने की जरूरत नहीं है। सफेद बनियान और पतले नीले ट्वीट कोट पहने वैलेंटाइन ने रयान की बात को दोहराते हुए कहा, मुझे हथियार की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर लिया ने अपने मार्सेलन बूटों से एक छोटा, सुंदर, चांदी का रिवॉल्वर निकाला। यही मेरा हथियार है। उसने बैरल को खोला और उसमें से अलग अलग रंगों की गोलियां निकाली जिन पर विभिन्न पैटर्न और प्रतीक खुदे हुए थे। इनमें अलग अलग बियॉन्ड प्रभाव हैं। लिया ने बंदूक की नली बंद कर दी और मुस्कुराते हुए लुमियन से पूछा, तुम कौन सा हथियार लाए हो? तुम में से एक को हथियार की जरूरत नहीं है, दूसरे को हथियार रखने की जरूरत नहीं है, और एक के पास इतना शानदार और शक्तिशाली रिवॉल्वर है। इसके सामने मैं मूर्ख लगता हूँ। उसने अपनी पीठ पर से काली जैकेट उठाकर अपनी बेल्ट में रखी लोहे जैसी काली कुल्हाड़ी दिखाई। रायन और बाकी लोगों के बोलने का इंतजार किए बिना उसने आह भरी और कहा, तुम सब बियॉन्डर्स की तरह व्यवहार करते हो, और मैं किसी लड़ाई की तैयारी कर रहे गैंगस्टर की तरह हूँ। ली खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी घंटियां भी झंझना उठी। तुम्हारे पास आत्मनिंदा करने की प्रतिभा है। दूसरों द्वारा उपहास सहने से तो बेहतर है। लुमियन ने उनके पीछे खड़ी खड़ी पहाड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो अब चढ़ते हैं, अब और समय बर्बाद नहीं कर सकते। ठीक है। तंग ड्रेस पहने लिया सबसे पहले ऊपर चढ़ी। वह फुर्ती से चलती थी और उसका संतुलन असाधारण था। जमीन पर बनी दरारों का उपयोग करते हुए वह आसानी से पहाड़ी पर चढ़ गई। इससे भी अधिक उल्लेखनीय बात यह थी कि उसके शरीर पर लगी चारों चांदी की घंटियां स्थिर और शांत रहीं। ल्यूमियन उसके ठीक पीछे पीछे चल रहा था, अपने शरीर को मजबूत करने के लिए हंटर पोशन का इस्तेमाल कर रहा था और चट्टानों और पेड़ों की जड़ों की मदद से पहले से दुर्गम पहाड़ी पर चढ़ रहा था। हालांकि वह अपने साथी जितना लापरवाह और फुर्तीला नहीं था। अपना संतुलन वापस पाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा और पाया कि रयान ने वैलेंटाइन का कंधा पकड़कर उसे ऊपर उठा लिया है। एक तेज गति से रयान पहाड़ी के बीचों बीच उभरे हुए एक बड़े पत्थर पर कूद गया। बिना किसी झिझक के वह एक बार फिर आगे बढ़ा और वैलेंटाइन को लुमियन और ली के पास ले आया। इस पूरे प्रयास के दौरान ऐसा प्रतीत हुआ कि उनके शरीर का आकार बढ़ गया है। इससे लुमियन अचंभित रह गया। हालांकि पहाड़ी ज्यादा ऊंची नहीं थी, फिर भी वह इतनी जटिल थी कि सिर्फ 2 छलांगों में उस पर चढ़ना असंभव था। शिकारी तो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अपने होश में आने के बाद लुमियन ने 2 मीनारों वाली महलनुमा इमारत और उसके चारों ओर फैले बगीचे को देखा। उसने तीनों विदेशियों से कहा, हम पीछे के दरवाजे से चलेंगे। एक पल रुकिए। रयान ने उसे रोका और ली की ओर देखा। लिया चुप रही और महल जैसी दिखने वाली संरचना के पिछले प्रवेश द्वार की ओर 2 कदम बढ़ाए। उसके होंठ बिना आवाज किए हिल रहे थे, मानो वह धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रही हो। अगले ही पल उसके घूंघट और बूटों से जुड़ी 4 छोटी चांदी की घंटियां बज उठी। आवाज इतनी तेज नहीं थी कि कान बहरे हो जाएं, लेकिन वह बहुत जरूरी और तीव्र थी। लिया ने मुड़कर लुमियन और बाकी लोगों से कहा, यह एक खतरनाक रास्ता है। वाकई एक गंभीर समस्या है।
इतना कहकर वह मुख्य द्वार की ओर 2 कदम बढ़ी। डिंग, डिंग, डिंग। घंटियां लगातार बजती रहीं, और उनकी आवाज और भी तेज और दबावयुक्त होती गई। अगर हम सामने से अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो हमें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लिया का लहजा सख्त था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। वह एक खिड़की के पास पहुंची और इशारा किया कि सब कुछ ठीक है। चलो चलते हैं, रयान ने समूह को बताया और तेजी से लिया की ओर बढ़ा। वैलेंटाइन और लुमियन उनके ठीक पीछे पीछे चल रहे थे। जब वे ट्यूलिप के फूलों की क्यारी के पास से गुजरे, तो लुमियन ने एक फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन रयान ने अपनी बांह से उसे रोक दिया। उसने लुमियन से यह नहीं पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है और केवल नरमी से कहा, जल्दी नहीं है। हम फूल बाद में तोड़ सकते हैं। अगर फूल तोड़ने से कोई दुर्घटना होती है, तो हमारा मिशन खतरे में पड़ जाएगा। ये सच है। लुमियन ने इस अनुभव का भरपूर लाभ उठाया। कुछ ही देर में वे महल के एक किनारे पर बनी खिड़कियों की एक कतार के पास पहुंच गए। 65 तीसरी मंजिल। प्रशासक का आधिकारिक निवास मूल रूप से दारियज के कुलीन वर्ग का महल था, जहां रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। खिड़कियां संकरी और काफी ऊंचाई पर थी, जिससे दिन के समय भी रोशनी कम आती थी। हालांकि इसे रहने योग्य बनाने के लिए मालिक ने बाद में भूतल पर कई नई कांच की खिड़कियां लगवाईं। ल्यूमियन ने पैटर्न वाले कांच से झांक कर देखा कि भोज कक्ष खाली और सुनसान था। यहाँ नौकर चाकर बहुत कम हैं, लिया ने धीरे से आह भरी। दिन के दौरान कई खुली खिड़कियों के कारण फूलों की सुगंध से मिश्रित ताजी हवा अंदर आती थी, जिससे लुमियन और अन्य जीवों के प्रवेश के लिए उत्कृष्ट परिस्थितियां बनती थीं। पहली मंजिल पर नौकरों की कमी का फायदा उठाते हुए वे चारों एक एक करके हॉल में चढ़ गए। हालांकि वे अंदर जाने की जल्दी में नहीं थे और इसके बजाय पास ही एक छिपने की जगह ढूंढ ली। लिया ने अपना सिर वैलेंटाइन की ओर घुमाया, जो एक सजावटी खंभे के पीछे मजबूती से चिपकी हुई थी, और कहा, मैं आगे जाकर जायजा लूंगी, तैयारी कर लूंगी। ठीक है। वैलेंटाइन ने ठंडे लहजे में सिर हिलाया। ल्यूमियन एक पत्थर के चबूतरे के पीछे चीनी मिट्टी के फूलदान के साथ बैठा था। ये सुनकर उसने अपना सिर बाहर निकाला और उन्हें याद दिलाया, पहली मंजिल पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका इस्तेमाल अक्सर मेहमानों के मनोरंजन के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है। प्रशासक बेओस्ट और मैडम पुआलिस के आने के बाद से उसकी बहन और कभी कभी मेहमान बनकर महल में आती थी या टट्टू उधार लेती थी। कुछ मौकों पर लुमियन ने उसका पीछा करने और केक, ब्रेड और पेय पदार्थों का मुफ्त में आनंद लेने का मौका लिया। जब प्रशासक और मैडम पॉलिस बाहर होते थे, तो वह कभी कभी बटलर लुई लुंड को ढूंढता था और उसके साथ पहली मंजिल का दौरा करता था। मैं सीधे सीढ़ियों की ओर जाऊंगी, लिया ने समझदारी से कहा। उसने खाली भोज कक्ष में सीधे चलने की कोशिश नहीं की। इसके बजाय वह दीवार से सटकर सीढ़ियों की ओर घूम गई। चारों चांदी की घंटियां रहस्यमय ढंग से शांत रहीं। जब वह एक कमरे के पास से गुजर रही थी, तभी उसे अचानक दरवाजे के बिल्कुल पास से कदमों की आहट सुनाई दी। एक बेहतरीन स्थिति में मौजूद लुमियन ने लाल कमीज और सफेद पतलून पहने एक पुरुष नौकर को लिया से सीधे टकराने ही वाला देखा। लिया के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं था। लिया घबराई नहीं। वह मुड़ी, दीवार पर हाथ रखा और जमीन से 2 मीटर ऊपर लटकी हुई तेल चित्रकला पर चढ़ गई। फिर वह अपने पंजों पर खड़ी हुई और फ्रेम पर चढ़ गई। वह दीवार से पीठ टिकाकर मजबूती से खड़ी रही और उसने तेल चित्रकला को गिरने नहीं दिया। लुमियन ताली बजाना चाहता था क्योंकि इससे उसे पिछले साल दारियज में एक सर्कस में देखे गए एक कलाबाजी प्रदर्शन की याद आ गई थी। पुरुष नौकर कमरे से बाहर निकला और रसोई की ओर जाने से पहले सहज रूप से चारों ओर देखा। जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए, लिया चुपचाप तेल चित्रकला के सहारे जमीन पर गिर पड़ी। फिर वह 2 बार लुढ़की और एक खंभे के पीछे छिप गई। नौकर के भोज कक्ष से चले जाने के बाद वह फिर से दीवार के सहारे खड़ी हो गई। अंत में वह सीढ़ियों तक पहुंची और पुष्टि की कि सब कुछ ठीक है। ये देखकर लुमियन पत्थर के चबूतरे से बाहर निकला और सीधी रेखा में दौड़ पड़ा। वह इतना तेज था कि 3 सेकंड से भी कम समय में लिया के पास पहुंच गया। हालांकि वह सबसे तेज नहीं था। रयान ने ये यात्रा एक सांस लेने में लगने वाले समय में ही पूरी कर ली। वैलेंटाइन भी धीमा नहीं था। उसका शरीर स्पष्ट रूप से आम लोगों की तुलना में अधिक मजबूत था। बिना कुछ और कहे, लिया ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और वे चारों जल्दी से सीढ़ियों से होते हुए निवास के दूसरी मंजिल पर पहुंच गए।
गलियारे के दोनों ओर बंद कमरे थे, जिनमें से 2 कमरों में गलियारे के अंत में खिड़कियों से रोशनी आ रही थी। कुल मिलाकर वातावरण असामान्य रूप से अंधेरा था। अपने आसपास के वातावरण का जायजा लेते हुए रयान ने सुझाव दिया, चलो हम अलग अलग कमरों में तलाशी लेते हैं। इससे समय बचेगा और छिपना आसान होगा। हालांकि हमें एक दूसरे से एक कमरे से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर कुछ हो जाता है और हम समय रहते एक दूसरे को नहीं बचा पाते हैं, तो हम एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। लिया और बाकी सबने सहमति में सिर हिलाया। ल्यूमियन तुरंत पास के कमरे की ओर बढ़ा और अंदर की किसी भी हलचल को सुनने के लिए अपना कान दरवाजे से सटा लिया। कुछ देर बाद उसने फुर्ती से हैंडल घुमाया और अंदर घुस गया। ये कमरा एक नौकरानी का था। उसने कुछ देर तक खोजबीन की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। वह अगले कमरे में चला गया। इस तरह उन चारों ने नौकरों से सावधानीपूर्वक बचते हुए दूसरी मंजिल के अधिकांश हिस्से का पता लगाया। अपनी खोज के अंत में लुमियन उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचा जिसने उसे सदमा पहुंचाया था, लुई लुन का शयन कक्ष। ऐतिहासिक घटनाक्रम के अनुसार इस बटलर को कल बच्चे को जन्म देना चाहिए था। उसका पेट बुरी तरह फट गया था और टांके लगने के बावजूद भी वह जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। वह बिस्तर पर आराम कर रहा होगा। लुमियन मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसे दरवाजा खोलकर लुई लुन से थोड़ी बातचीत करनी चाहिए। स्वयं विचित्र घटनाओं का अनुभव कर चुके व्यक्ति के रूप में इस पुरुष बटलर को निस्संदेह बहुत कुछ पता था। हालांकि यह उनके अवलोकन और अन्वेषण के सिद्धांत के विपरीत होता। लुमियन इस बात की गारंटी नहीं दे सकता था कि लुई लुन मैडम पॉलिस को उसकी उपस्थिति का पता नहीं चलने देगा। इस तथ्य से कि उसने दूसरे पक्ष के बच्चे को जन्म दिया था, ये साबित हो गया कि उनके बीच कोई रहस्य नहीं था। उसे चुप कराने से मैडम पॉलिस के संदेह की पुष्टि ही होगी। कितना अफसोस, काश मुझे सम्मोहन के बारे में कुछ पता होता, लुमियन ने मन ही मनाह भरी। वह आदत के अनुसार दरवाजे पर कान लगाकर कोई भी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। कुछ नहीं। एक शिकारी होने के नाते लुमियन की सुनने की क्षमता इतनी तीव्र थी कि वह बीच में किसी बाधा के बावजूद 2 से 3 मीटर की दूरी से भी सांस लेने की आवाज सुन सकता था। कोई नहीं, लुई लुन ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है। वह कहाँ जा सकता है? लुमियन ने दरवाजे का हैंडल घुमाया और धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका। कमरा साफ था और उसमें खून के धब्बे नहीं थे जो उसने पहले देखे थे। लुई लुन का कहीं कोई पता नहीं था। लुमियन ने अपनी भौहें सिकुड़ी और अंदर कदम रखा। हाल ही में किसी इंसान की मौजूदगी के निशान साफ दिख रहे थे। बिस्तर पर सिकुड़ा हुआ कंबल, नाइटस्टैंड पर सिगरेट का टुकड़ा, कुर्सी पर टंगा काला कोट और फर्श पर हल्के पैरों के निशान। इसके अलावा बिस्तर के किनारे पर खून के धब्बे थे जिन्हें साफ नहीं किया गया था। इसके अलावा लुमियन ने बिस्तर के किनारे से खून के कुछ धब्बे भी देखे जिन्हें साफ नहीं किया गया था। लुमियन ने मन ही मन सिर हिलाया। उसने सचमुच कल यही बच्चे को जन्म दिया था। अचानक खिड़की के बाहर से आती धीमी आवाजों ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह जल्दी से कांच की खिड़की के पास गया, अपना शरीर घुमाया और बाहर झांका। अस्तबल में काले बालों और नीली आंखों वाले, सफेद कमीज, काले सूट, गहरे रंग की पतलून और चमड़े के जूते पहने हुए लुई लुन गाड़ी चालक सेवेल से बातचीत कर रहे थे, जिसने भाई बहनों को परमिता के पास भेजा था। लुई लुन की स्वस्थ और स्थिर उपस्थिति देखकर लुमियन आश्चर्यचकित रह गया। क्या ये वही महिला है जिसने कल ही बच्चे को जन्म दिया था? और यह सी सेक्शन था। ल्यूमियन ने अपने दिल में उठे सदमे को दबाया और लुई लुंड और सेवेल की बातों को ध्यान से सुना। अप्रत्याशित रूप से ये दोनों व्यक्ति केवल बागवानी के अपने अनुभव साझा कर रहे थे। क्या बात है! ल्यूमियन के इतने लंबे समय तक कमरे में रहने के बाद रयान ने गहरे रंग की बॉलर हैट पहनकर दरवाजा खोला और कमरे में प्रवेश किया। उसके पीछे पीछे ली और वैलेंटाइन भी आ गए। लुमियन ने उन्हें लुई लुंड की स्थिति के बारे में तुरंत जानकारी दी। रायन ने कुछ देर सोचने के बाद पूछा, क्या आपने अर्थ मदर के बारे में सुना है? दारिएच क्षेत्र की सीमा फेनापोटा साम्राज्य से लगती थी। चरवाहे अक्सर वहां जाते थे। अपनी बहन की बुनियादी शिक्षा के कारण लुमियन इस बात से अच्छी तरह परिचित था। हाँ, वही देवता जिसमें फेनापोटा विश्वास करता है। रायन ने सिर हिलाया और कहा, धरती माता उर्वरता, उपचार और जीवन से जुड़ी हैं। ये क्षेत्र संबंधित मार्ग की बियॉन्ड शक्तियों में परिलक्षित होते हैं। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा हूं कि लुई लुन की स्थिति धरती माता से संबंधित है,
लेकिन यह संभव है कि उसकी जन्म देने की क्षमता और शीघ्र स्वस्थ होने की शक्ति इन क्षेत्रों से जुड़ी हो। डॉट 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 क्या ऐसा है? कुछ सोचने के बाद लुमियन को ये बात तर्कसंगत लगी। आखिरकार पुरुष तो पहले से ही बच्चे को जन्म देने में सक्षम थे। सी सेक्शन के बाद उनका बाहर घूमना फिरना इतना अजीब क्यों था? क्या तुम्हें कुछ मिला? लुमियन ने रयान और बाकी लोगों से पूछा। रायन ने अपना सिर हिलाया। ये सभी सामान्य नौकरों के कमरे थे। हमें तीसरी मंजिल की भी जांच करनी पड़ सकती है। लुमियन को बेचैनी का एहसास होने लगा। मैडम पुआलिस और प्रशासक बेओस्ट के आवास में एक शयन कक्ष, अध्ययन कक्ष, धूप सेंकने का कमरा और गतिविधि कक्ष शामिल थे, जो सभी तीसरी मंजिल पर स्थित थे। इससे काफी खतरा पैदा हो गया था। बहुत अच्छा, रयान ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया। वे चारों चुपके से तीसरी मंजिल की ओर बढ़ गए। कई दरवाजे थोड़े खुले हुए थे और गलियारा अच्छी तरह से रोशन था। ल्यूमियन सीधे बेडरूम की ओर बढ़ा, जो बिस्तर पर हल्के रंग के मखमली कंबल, सोने से पहले पढ़ने की सामग्री से भरी एक छोटी सी किताबों की अलमारी, तरह तरह के कपड़ों से भरा एक विशाल क्लोकरूम, कीमती संग्रहों से भरी एक तिजोरी, आलीशान बेज रंग के सोफे का एक सेट, 5 फोटो फ्रेम और दस्तावेजों को प्रदर्शित करने वाली एक मेज और पूरे कमरे को ढकने वाले एक मुलायम सफेद कालीन से सजा हुआ था। ल्यूमियन और उसके साथियों ने कमरे का जायजा लिया और एक साथ मेज की ओर बढ़े। मेज पर रखी किताबें अधिकतर लोकप्रिय उपन्यास थीं, जिनमें फोर्स वॉल की उत्कृष्ट कृति, द एडवेंचरर 5, वाइस एडमिरल एलमेंट और ऑरोर की नवीनतम रचना, द सब्स्टिट्यूट डिटेक्टिव, शामिल थीं। दस्तावेज मुख्य रूप से डारिएज क्षेत्र के विभिन्न मामलों से संबंधित थे। फ्रेम में प्रदर्शित 5 तस्वीरों में से 4 मैडम पॉलिस की थीं और एक तस्वीर एक ऐसे व्यक्ति की थी जिसे लुमियन नहीं पहचानता था। प्रशासक की कोई तस्वीर नहीं है, उसने आश्चर्य से कहा। चारों तस्वीरों में मैडम पुआलिस अकेली थी, और हर तस्वीर में उन्हें अलग अलग कपड़ों और मुद्राओं में दिखाया गया था। पुरुष की तस्वीर प्रशासक बेओस्ट की नहीं थी, जो कि घर के पुरुष मालिक थे। क्या यह अजीब नहीं था? लिया ने सोच समझकर सिर हिलाया। शायद इस परिवार में प्रशासक का दर्जा एक बटले के समान है। क्या आपने कभी किसी के घर में बटले की तस्वीर लगी देखी है? तो फिर यह आदमी कौन है? लुमियन ने बगल में रखे फोटो फ्रेम की ओर इशारा करते हुए पूछा। फ्रेम में लगभग 30 वर्ष की आयु के एक व्यक्ति की रंगीन तस्वीर थी। उसने लाल कमीज, काले मखमली कोट और झालरदार गहरे रंग की पैंट पहनी हुई थी। उसने छोटे फीते वाले जूते पहने थे और वह बेहद फैशनेबल लग रहा था। वह मैडम पुआलिस से काफी मिलता जुलता था। उसकी भौहें हल्की थीं, आंखें चमकीली भूरी थीं और भूरे बाल 7-3 के अतिरंजित स्टाइल में बटे हुए थे। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़े हुए थे, जिससे वह ऊंचे समाज में मडौल रहने वाले किसी बदमाश की तरह दिखता था। कुल मिलाकर इस व्यक्ति के चेहरे की बनावट असाधारण नहीं थी, लेकिन देखने में आकर्षक थी। मैडम पुआलिस का भाई, लुमियन ने उसकी शक्ल सूरत के आधार पर अनुमान लगाया।